तो हाय फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग करने वाले हैं रांची यूनिवर्सिटी हिस्ट्री सेक पेपर। ठीक है, इसके आज हम लोग सिलेबस और इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, चलिए तो देखिए हमारा जितना भी नोट्स है वो सब इस ज्ञान सागर ऐप में आ जाता है। ठीक है, नोट्स आपको यहीं पे मिलेगा। प्राइस है 60 रुपया। 60 रुपया में आपको 4 साल ट्यूशन पढ़ाया जाएगा। ठीक है, यानी कि कंप्लीट ग्रेजुएशन सेमेस्टर 1 से 8 तक ऑल सब्जेक्ट का आपको यहाँ पे नोट्स मिलेगा, क्वेश्चन पेपर मिलेगा, सिलेबस मिलेगा, वीडियोस मिलेंगे। ठीक है, ज्ञान सागर कितना प्राइस है? 60 रुपया। कितना दिन के लिए? 4 साल के लिए। 4 साल कंप्लीट ऑल सब्जेक्ट मतलब 4 साल का ट्यूशन फीस 60 रुपया केवल। देखिए ऐप का लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में और प्ले स्टोर में भी है, आप आइएगा ऐप के लिंक पे प्ले स्टोर पे। इसके बाद क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे अपना नाम डालिएगा, मोबाइल नंबर डालिएगा, ओटीपी आएगा, फिर लॉगिन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप क्या कीजिएगा, लॉगिन होने के बाद इस तरह से आएगा। आपको पहला वाला रांची यूनिवर्सिटी का है, दूसरा नंबर ये जॉब कोर्स का है, इसको नहीं परचेज करना है, ये जो लोग तैयारी कर रहा है उसके लिए। ठीक है, आपको आना है ऑल कोर्सेस में, यहाँ पे आइएगा ऑल कोर्सेस में। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे इस तरह से खुल जाएगा बहुत सारा कोर्स। आपको खरीदना है ये रांची यूनिवर्सिटी वाला कोर्स, रांची और एनपीयू दोनों का सिलेबस सेम है। ठीक है, ये वाला सेमेस्टर 1 to 8 और परचेज कर लीजिएगा। इस तरह से 60 रुपया का आएगा बाय नाउ। और उसके बाद लर्न स्टार्ट लर्न आ जाएगा, तो फिर आपका सब कुछ एक्सेस हो जाएगा। फिर सेमेस्टर 1 पे जाइएगा, फिर आपको जो भी पेपर चाहिए, सेक पेपर चाहिए सेक पेपर वाले में आइएगा, ऐसी पेपर का चाहिए हिंदी तो हिंदी में जाइएगा, ऐसी पेपर इंग्लिश चाहिए इंग्लिश में जाइएगा, अंडरस्टैंडिंग इंडिया का चाहिए तो अंडरस्टैंडिंग इंडिया में जाइएगा। ठीक है, हेल्थ वेलनेस चाहिए तो हेल्थ वेलनेस, अंडरस्टैंडिंग इंडिया वाला में ही हेल्थ वेलनेस का भी दिया गया है और ग्लोबल सिटीजनशिप का भी। ठीक है, पूरा वीडियो 12 को 13 को लगभग जितना हमारा आएगा। ठीक है, पूरा कंप्लीट ग्रेजुएशन 60 टका में। चलो इससे सस्ता और क्या मिलेगा। चलिए तो शुरू करते हैं। पहले हम लोग देखेंगे ये, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो पहले सिलेबस को समझते हैं। देखिए ये रांची यूनिवर्सिटी और एनपीयू दोनों का सिलेबस सेम होता है। ठीक है, नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी। पेपर का नाम क्या है? हिस्ट्री ऑनर्स रिसर्च। ठीक, ऑनर्स पेपर, लेकिन ऑनर्स पेपर में ही आपका ये सेक पेपर का सिलेबस दिया गया है। ठीक है, पेपर का नाम सेक हिस्ट्री। इसमें आपको पढ़ना है इंडियन हिस्ट्री कल्चर, भारत की इतिहास और संस्कृति, साथ में दिया गया एंड एन इंट्रोडक्शन टू आर्कोलॉजी, यानी कि पुरातत्व का परिचय भी जानना है। ठीक है, तो यह वीडियो का पार्ट 1 है। इसके बाद पार्ट 2 आएगा आपका। ठीक है, और फिर पार्ट 3 आएगा। 3 को पार्ट में इस वीडियो को कंप्लीट कर देंगे, पूरा का पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा आपका। ठीक है, और इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ऑलरेडी अपलोड है चैनल पे, इसी वीडियो के लास्ट में एंड स्क्रीन में मैं दे दूंगा। ठीक है, वीडियो कैसे पूछा गया था पिछले साल वो भी देख लीजिएगा, क्वेश्चन पेपर विथ आंसर। तो इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर, देखिए यहाँ पे क्या क्या पढ़ना है। तो आपको पर्यावरण के बारे में पढ़ना है, कल्चर के बारे में पढ़ना है। ठीक है, शहर के बारे में पढ़ना है, ये जितना चीज़ देख रहे हैं इतना चीज़ आपको पढ़ना है। एंड इंट्रोडक्शन टू आर्कोलॉजी में तो ये सब पढ़ना है, आर्कोलॉजी के बारे में। ठीक है, चलिए सब आपको पीडीएफ में मिल जाएगा ऐप में। अब देख लेते हैं। तो रांची यूनिवर्सिटी सेट पेपर 1 इंडियन हिस्ट्री कल्चर एंड आर्कोलॉजी। ठीक है, 25 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एमसीक्यू। अच्छा, जब आप ऐप को जो भी लोग ऐप को इंस्टॉल किए हैं, जब भी वीडियो अपलोड करता हूं मैं डेली एक बार चेक कर लीजिएगा सुबह को। ठीक है, तो अगर आपका काम का आपका टॉपिक आ गया है तो आप उसे डाउनलोड करके मोबाइल पे रख लीजिएगा, क्योंकि कई बार क्या होता है कि सर्वर का इशू रहता है आपके नेटवर्क के भी, तो डाउनलोड होने में टाइम लग जाता है। इसीलिए आप इंस्टॉल करके रख लीजिएगा अपना अपना पीडीएफ नोट्स वगैरह, आपका जो भी कंपलसरी नोट्स है। ठीक है, आपका आ गया ऐप में तो इंस्टॉल करके डाउनलोड करके रख लीजिएगा। डाउनलोड करने का ऑप्शन मिलता होगा। ठीक है, तो अपना अपना पीडीएफ डाउनलोड करके रख लेना है और अपने दोस्तों को भी शेयर करना है तो कर दीजिएगा। चलिए इतना तक मैं हेल्प कर दे रहा हूँ। तो इंडियन हिस्ट्री कल्चर एंड डाइवर्सिटी, यहाँ से हम लोग आज पहले पेपर का सेटिंग देख लीजिए कि किस तरह से क्वेश्चन आएगा। तो ये पेपर जो है आपका कितना नंबर का है? 75 मार्क्स का, 75 नंबर का है। ठीक है, पास करने के लिए चाहिए 30 नंबर। कितना चाहिए? 30 नंबर। एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आएगा? तो 1 मार्क्स वाले 5 क्वेश्चन आएंगे और 5 मार्क्स वाले 2 क्वेश्चन आएंगे। ये हो जाएगा आपका 15 मार्क्स, ग्रुप ए कहलाएगा। ठीक, ग्रुप ए कहलाएगा। और फिर आता है ग्रुप बी, जिसमें आपको 15 मार्क्स वाले
किन्हीं 4 प्रश्नों के आंसर करने होते हैं। ठीक, टोटल 6 क्वेश्चन आएगा, किन्हीं 4 का आंसर करना होगा 15 मार्क्स वाला। तो ये 60 मार्क्स का हो जाएगा। ये था पेपर का सेटर, जैसा आप लोग मेजर पेपर में दिए सेम इसी टाइप से। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज आर्कोलॉजी, पुरातत्व क्या है। ठीक है, 1 मार्क्स के लिए। तो पुरातत्व क्या है, पौधों का अध्ययन है, या मानव शरीर का अध्ययन है, या भौतिक अवशेषों से अतीत का अध्ययन है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भौतिक अवशेषों से अतीत का अध्ययन है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट, हिंदी इंग्लिश दोनों में दिया है, जिसको जिसमें कंफर्टेबल फील होता है उसमें आप आंसर कीजिए। क्वेश्चन है विच इज द क्रेडल ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, यानी कि भारतीय सभ्यता की जननी किन्हें कहा जाता है। ठीक है, क्रेडल मतलब होता है जननी। तो भारतीय सभ्यता की जननी सिंधु घाटी को कहा जाता है। आपने पढ़ा होगा सिंधु घाटी की सभ्यता, इसका दूसरा नाम हड़प्पा सभ्यता भी है। ठीक है, सिंधु घाटी की सभ्यता सिंधु और रावी नदी के किनारे फली फूली थी, जो वर्तमान पाकिस्तान और भारत में बटी हुई है। ठीक है, इसे ही भारतीय सभ्यता की जननी कहा जाता है। ठीक है, क्रेडल ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट। तो अगला आ जाता है हमारा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें पूछा गया है, थोड़ा सा छोटा कर दें, नहीं सही है यार, कि ओरल, ठीक है, ओरल ट्रेडिशन एंड कोडिफाइड टेक्स्ट आर सोर्स ऑफ, यानी कि मौखिक परंपरा और संहिताबद्ध ग्रंथ किसके स्रोत हैं। तो ये जो है हमारे पारंपरिक औषधियों के स्रोत है, मेडिसिन का सोर्स है। ठीक है, जैसे किसी हम इस ग्रंथ का नाम बताइए, चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, ये सब आपका आयुर्वेदिक ग्रंथ का नाम है। ठीक है, अगला आ जाता है निर्मित धरोहर का उदाहरण कौन सा है। आप बोलिएगा थोड़ा यहाँ पे अजीब सा क्वेश्चन नहीं आ रहा है, बिल्कुल अजीब सा आएगा, क्योंकि यह जो है रिसर्च से संबंधित क्वेश्चन है, आर्कोलॉजी पुरातत्वविद से संबंधित क्वेश्चन है, इतिहासकार लोग रहता है ना, तो उसी से संबंधित क्वेश्चन है। ठीक है, निर्मित धरोहर का उदाहरण कौन सा है, विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ बिल्ट हेरिटेज। तो देखिए बिल्ट हेरिटेज मतलब जो निर्मित किया गया है, मेला निर्मित है नहीं, मंदिर और किले। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, मंदिर और किले, इन्हें तो बनाया गया है ना, तो ये निर्मित धरोहर का उदाहरण है। धरोहर मतलब जो इतिहास में बना के चले गए हैं। ठीक है, चलिए टेम्पल्स एंड फोर्ट्स, फोर्ट मतलब होता है किला। अगला है सांस्कृतिक धरोहर का एक घटक कौन सा है। तो देखिए ललित कला जो होता है, परफॉर्मिंग आर्ट, ठीक है, ललित कला, इसी को सांस्कृतिक धरोहर कहते हैं। बाकी वन जो है प्राकृतिक धरोहर, मतलब प्रकृति के द्वारा बनाया गया है, नदी भी प्राकृतिक है, खनिज भी प्राकृतिक है, लेकिन सांस्कृतिक धरोहर क्या है, ललित कला, जिसमें मनुष्य ने विकास किया है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा, प्राचीन बस्तियों को किसने प्रभावित किया। ठीक है, विच फैक्टर इन्फ्लुएंस्ड एंशियंट सेटलमेंट। तो प्राचीन बस्तियों को किसने प्रभावित किया। देखिए प्राचीन जितने भी बस्ती थे इन सभी को सभी चीजों ने प्रभावित किया है, मतलब जलवायु ने भी प्रभावित किया है। ठीक है, अगर ऑप्शन दे इनमें से सभी तो इनमें सभी होगा, लेकिन अगर ऑप्शन इनमें से सभी ना दे तो ज्यादातर प्रभावित जो होता है ना, देखिए मनुष्य सब कुछ जानेगा, शिक्षित होगा तभी उसका बदल पाएगा, टेक्नोलॉजी आएगा तभी बदल पाएगा। ठीक है, पॉलिटिक्स का भी हाथ होता है इसमें, लेकिन मेन जो होता है हाथ यहाँ पे प्राकृतिक बोला है। ठीक है, प्राचीन बस्तियों को किसने प्रभावित किया है, तो जलवायु और जल ने, जलवायु और जल ने। ठीक है, क्यों, ये सब क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे प्राचीन बोला गया है ना, और प्राचीन काल में टेक्नोलॉजी नहीं था, टेक्नोलॉजिया नहीं, टेक्नोलॉजिया प्राचीन काल में नहीं था, एजुकेशन था। तो इसीलिए तो मैंने बोला कि इनमें से सभी ऑप्शन रहता तो मारिएगा इनमें से सभी, लेकिन जलवायु और जल है ऑप्शन, तो ये आपको टिक लगाना है। ठीक है, प्राचीन बस्तियों को किसने प्रभावित किया, क्लाइमेट एंड वाटर ने। अगला आता है हमारा लैंगिक असमानता कहाँ दिखाई देती है, जेंडर इनइक्वलिटी इज सीन इन। अच्छा, बहुत से लोग जेंडर इक्वलिटी का पेपर रखे हैं एमडीसी में। ठीक है, उसको मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा, ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। यानी कि लैंगिक असमानता कहाँ दिखाई देती है, रोजगार में। रोजगार में कैसे भाई, देखिए कुछ कुछ काम होता है जो केवल पुरुष लोग ही करते हैं। ठीक है, जैसे 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 ड्राइवर का काम मेनली पुरुष करता है। ठीक है, चलिए इसके अलावा यहाँ पे लैंगिक असमानता देखने को मिला। इसके अलावा संसाधनों का वितरण, देखिए
पुरुष कोई काम करता है तो उसको ज़्यादा अमाउंट मिलता है, गर्ल्स लोग कोई काम करती है तो कम अमाउंट मिलता है। ठीक है, एक एग्जाम्पल बताइए। जैसे जैसे संसाधनों का वितरण में ज़्यादा काम होता है, जैसे कि जो लेबर और रेजा का नाम सुने हैं, लेबर और रेजा, जो मिस्त्री लोग घर बनाने में जाता है तो उन लोग के साथ जो महिलाएं काम करने जाती हैं उनको रेजा कहा जाता है। रेजा का जो पेमेंट होता है वो थोड़ा कम रहता है और जो लेबर का पेमेंट रहता है वो थोड़ा ज़्यादा रहता है। ठीक है, चलिए इसके अलावा भी जो राजमिस्त्री होता है जिसको इंग्लिश में मेसन बोलते हैं, ठीक है, या बढ़ई होता है, वो सब महिलाएं काम नहीं करती हैं, पुरुष लोग काम करता है। तो यही है रोजगार में असमानता, संसाधनों का वितरण में असमानता, हिंसा, वायलेंस। वायलेंस कौन करता है? ज़्यादा पुरुष करता है। ठीक है, लेकिन किसके लिए करता है? गर्ल्स के लिए करता है ना। चलिए जिसके लिए करता है वो अलग बात। देखिए गर्ल्स और गर्ल्स, जो दो को गर्ल्स रहती है ना, वो जबान से लड़ती है, मुंह से लड़ेंगी, पूरा गाली गलौज हो जाएगा। ठीक है, लेकिन उन लोग हाथ नहीं उठाएगा जल्दी, लड़की लोग जल्दी हाथ नहीं उठाता, और पुरुष बात से कम और लात से ज़्यादा बात करता है इन लोग। ठीक है, चलिए, और गर्ल्स लोग ज़्यादा मतलब हाव हल्ला करेंगी, बॉडी से मारपीट कम करेंगे लेकिन हो हल्ला ज़्यादा करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा होगा तो लड़की क्या करेंगे? बस चुंदिया चुंदी करेंगे, मतलब ये इसका बाल पकड़ कर चोटी पकड़ेगा, ये इसकी चोटी पकड़ेगी। लेकिन पुरुष डायरेक्ट फायर। ठीक है, चलिए अगला है पुरातत्व का स्रोत कौन सा है? ठीक है, विच इज अ सोर्स ऑफ आर्कोलॉजी। तो देखिए इनमें से सभी ऑप्शन जहां पर भी आपको देखने को मिले टिक लगा दीजिएगा। पुरातत्व का स्रोत सिक्के भी हैं, ठीक है, कॉइन्स, स्मारक भी हैं, मोन्यूमेंट्स, और अभिलेख यानी कि इंस्क्रिप्शन भी है। ठीक है, ये सभी पुरातत्व के स्रोत हैं। पुरातात्विक साक्ष्य मतलब जो प्राचीन काल में जो भी चीज मिला है, ठीक है, जिससे इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। क्षेत्रीय कार्य किसमें महत्वपूर्ण है? ठीक है, फील्ड वर्क इज इंपॉर्टेंट इन। तो फील्ड वर्क किसमें इंपॉर्टेंट होता है? आर्कोलॉजी में, पुरातत्व में। ठीक है, अगला है इनमें से कौन सांस्कृतिक अभिव्यक्ति है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कल्चरल एक्सप्रेशन। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कल्चरल एक्सप्रेशन, इनमें से कौन सांस्कृतिक अभिव्यक्ति है? तो देखिए संस्कृति कौन दर्शा रहा है? मेला त्योहार, यही संस्कृति दर्शाता है ना। पुल क्या संस्कृति दिखाएगा, और बांध क्या, राजमार्ग कैसे संस्कृति दिखाएगा? तो मेले और त्योहार संस्कृति का पता चलता है। जैसे झारखंड में एक मेला होता है बिसु मेला, नाम सुने? जहाँ पे लोग इस तरह से झूलता है, ठीक है, झूलता है ना लकड़ी ठो में। तो ये संस्कृति का एक परिचय है। इसके अलावा झारखंड में बहुत सारे त्यौहार होते हैं, कर्मा हो गया, जितिया अभी भी होगा। ठीक है, तो फेयर एंड फेस्टिवल्स क्या है? हमारे कल्चरल फेस्टिवल्स हैं। चलिए अगला है प्राचीन अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो प्राचीन अभिलेख जितने हैं इसको हम लोग अभिलेख विद्या कहते हैं। ठीक है, अभिलेख विद्या, इपिग्राफी इंग्लिश में बोला जाता है। और जो इसको पढ़ता है, अध्ययन करता है, ठीक है, उसको अभिलेख शास्त्री कहा जाता है। ठीक है, अभिलेख शास्त्री। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला आता है ललित कला में कौन सी, विच आर्ट फॉर्म इज इंक्लूडेड इन परफॉर्मिंग आर्ट। ललित कला में कौन सी कला शामिल है? तो देखिए ललित कला में जो है क्या शामिल है? इसमें आपका डांस शामिल है। ठीक है, नृत्य। बचपन में पढ़िएगा चित्रकला शामिल है, पेंटिंग नहीं। परफॉर्मिंग आर्ट में नृत्य शामिल है, डांस शामिल है। ठीक है, चलिए अगला आ जाता है हमारा यहाँ पे कौन सा त्योहार फसल से जुड़ा है? तो देखिए दिवाली फसल से जुड़ा है, ना पोंगल, ना होली, ना ईद। तो ये जो पोंगल है, ठीक है, कहाँ पे मनाया जाता है? पोंगल बिहू असम में मनाया जाता है, वो भी फसल का त्यौहार है। और पोंगल केरल में मनाया जाता है ना। चलिए तो ये भी आपका एक फसल का त्यौहार है। ठीक है, केरल ना तमिलनाडु, कहाँ मनाया जाता है पोंगल? चलिए बताइएगा, मैं कंफ्यूजन में आपको डाल दिया हूँ। चलिए आगे देख लेते हैं नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे पुरातत्व का उपकरण नहीं है। पुरातत्व का उपकरण इनमें से कौन सा नहीं है? तो देखिए खुरपी पुरातत्व का उपकरण है। मतलब जब आदमी किसी मकान को तलाशने जाता है कि यह कितना साल पुराना है, चाहे कोई किला है राजा महाराजा का, तो खुरपी लेके जाता है। खुरपी मतलब एक छेनी टाइप से खोद के देखता है कि मिट्टी ठो कितना साल पुराना है, सैंपल ले जाएगा मिट्टी का और लैब में जाके चेक करेगा। ठीक है, ब्रश, ब्रश भी सही है। दूरबीन नहीं है, दूरबीन तो हम लोग चेक करते हैं इसके लिए, किसके लिए? आकाश देखने के लिए। ठीक है, तो दूरबीन नहीं है पुरातत्व का उपकरण। बाकी नापने का फीता हो गया,
ठीक है। बहुत सारा रहता है यार, नाप टेप रहता है इनके पास, ठीक है। इसके अलावा हथौड़ी रहता है इनके पास, ठीक है। तो ये लोग खुट खाट ठुक ठाक करते रहते हैं, कहाँ पे क्या मिलेगा, कहाँ पे क्या मिलेगा, पुराना चीज यही तब खोजते रहता है इन लोग। भारतीय सभ्यता में कौन सा जल स्रोत केंद्रीय है? ठीक है, तो भारतीय सभ्यता में जल स्रोत का केंद्र क्या है? वर्षा का जल, ठीक है। अगर वर्षा का जल न दे तो, वर्षा का जल न दे तो नदी सबसे बड़ा स्रोत है, ठीक है। वर्षा के बाद क्या है? नदी, समुद्र, नदियां, झीलें या कुएं, ठीक है। भारतीय सभ्यता में कौन सा जल स्रोत है? आप बोलिएगा समुद्र तो है हमारे पास, नहीं रे भाई, सभ्यता बोला है, सभ्यता। सिंधु घाटी की सभ्यता किसमें हुई थी? नदी में। तो नदी आंसर करो, सिंपल सा आंसर, ठीक है। प्राचीन सिक्कों का अध्ययन किस विज्ञान में होता है? तो देखिए, बहुत सारे पुराना पुराना जो सिक्का मिलता है उसको अध्ययन हम लोग को क्या बोलते हैं? तो पुरातत्व में होता है उसका अध्ययन। पुरातत्व में, या अभिलेख विद्या में, या मुद्रा शास्त्र में, या इतिहास में। सिंपल सा है, प्राचीन सिक्का का अध्ययन किस में होता है? सिक्का क्या है? एक मुद्रा है, तो ये क्या हो जाएगा? मुद्रा शास्त्र, ठीक है। इंग्लिश में बोलते हैं न्यूमेस्टिक्स, ठीक है, न्यूमेमेटिक्स। इसका राइट आंसर हो जाएगा मुद्रा शास्त्र, ठीक है। तो ये सब मत मार दीजिएगा, ठीक है। चलिए, अगला आ जाता है हमारा, भारत का प्रथम नगर केंद्र कौन सा है? विच सिटी इज नोन एज द फर्स्ट अर्बन सेंटर ऑफ इंडिया? तो भारत का प्रथम नगर केंद्र जो शहर था, ठीक है, कौन सा है? तो हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता, जिसे सिंधु घाटी की सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। नींद आने लगा मेरे भाई, क्योंकि कल रात ना 1 बजे सोया हूँ। आप लोगों का काम कर करके हालत खराब हो गया है। अभी बताएं, 4 यूनिवर्सिटी का एग्जाम एक साथ हो रहा है। सिद्धू कानू मुर्मू यूनिवर्सिटी, जिसको SKMU दुमका के नाम से जाना जाता है, ठीक है, जान लीजिए, थोड़ा सा आपको भी इन्फॉर्मेशन मिलेगा। सिद्धू कान्हू मुर्मू यूनिवर्सिटी कहाँ पे है? दुमका में है, ठीक। इसका भी एग्जाम सेमेस्टर 4 का चल रहा है। कोल्हान विश्वविद्यालय है चाईबासा में, इनका भी एग्जाम सेमेस्टर 4 का चल रहा है। आपका चल रहा है रांची यूनिवर्सिटी सेमेस्टर 1 का, और 24 तारीख से सेमेस्टर 5 का भी एग्जाम होने वाला है। आर्यू, इतना इतना एग्जाम, ठीक है। एगो प्रोफेसर एक सब्जेक्ट संभालता है, हम लोग पूरा का पूरा सब्जेक्ट ही संभाल ले रहे हैं। ऊपर से एक यूनिवर्सिटी नहीं, बहुत सारा यूनिवर्सिटी, ऊपर से एक सेमेस्टर नहीं, ऑल सेमेस्टर। समझ रहे कितना टेंशन है, कितना मेहनत है यार। उफ, क्या बताएं, अकेले अकेले झेलते हैं टेंशन। एक होती ना तो क्या बताएं, थोड़ा सा प्रॉब्लम शेयर करते हैं, बट कोई नहीं है। चलिए नेक्स्ट, अगला आता है, इतिहास में घर में महिलाओं की स्थिति का अधिकार कैसी थी? तो इतिहास में घर की महिलाओं का स्थिति कैसा था? समान था, या अधीनस्थ, ठीक है, या शक्तिशाली या प्रभुत्व? देखिए, इतिहास में महिलाएं जो है अधीनस्थ थी। अधीनस्थ मतलब छोटा, ठीक है, छोटा स्थान दिया गया था महिलाओं को। जैसे घर का चूल्हा चौका का काम करो, बच्चे को संभालो, पति जाएगा बाहर खटखा माँ के लाएगा तो गर्ल्स को हाउस वाइफ बना दिया गया था, अधीनस्थ कर दिया गया था, छोटा। जब भी कोई बड़ा मैटर होगा तो गर्ल्स को बोलने की पाबंदी कर दी गई थी, गर्ल्स को कुछ नहीं बोलेंगे ना, यही होता है ना। चलिए, भारतीय पुरातत्व में कौन सी प्रवृत्ति है? विच इज अ ट्रेंड इन इंडियन आर्कोलॉजी? तो भारतीय पुरातत्व में कौन सी प्रवृत्ति होती है? देखिए, वैज्ञानिक उत्खनन पुरातत्व बोला गया है ना, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा वैज्ञानिक उत्खनन। जब भी पुरातत्व का बात आए तो खोदने खादने यही सब आएगा, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं, अगला है, अच्छा एक क्वेश्चन आता है, भारतीय पुरातत्व का पिता किन्हें कहा जाता है? तो सर जॉन कनिंघम, क्या याद रखिएगा, अंग्रेज व्यक्ति था, भारतीय पुरातत्व का जनक सर जॉन कनिंघम। कहाँ गया रे भाई, लिखा हो अच्छे से, कनिंघम, चलिए लिख लीजिएगा आप लोग, कनिंघम, ठीक है। जो लोग 12th हिस्ट्री पढ़े हैं उनको मालूम होगा, कनिंघम सिंधु घाटी की सभ्यता में पढ़े होंगे। अगला है, कौन सा त्योहार भगवान कृष्ण से जुड़ा हुआ है? सिंपल सा आंसर है जन्माष्टमी, ठीक है। दीपावली किससे जुड़ा हुआ है? तो दीपावली जो है सोहराय का नाम सुने ना, सोहराय जिसमें पशुओं का होता है, ठीक है। तो ये आपका कृषि और पशुपालन से जुड़ा हुआ दीपावली, लक्ष्मी पूजा भी बोल सकते हैं। चलिए, होली, होली क्या है? रंगों का त्यौहार है, नया साल होता है, ठीक है। चलिए, अगला है जन्माष्टमी, तो कृष्ण भगवान से जुड़ा हुआ है।
और होलिका तो मालूम है सबको, किसकी बहन थी? तो होलिका बहन थी किनकी? क्या नाम है, भक्त प्रहलाद का जो कहानी है, ठीक है, भूल जा रहे हैं। चलिए, रक्षाबंधन भाई से संबंधित है, भाई दूज भी भाई से संबंधित है, भाई बहन। नेक्स्ट आगे देख लेते हैं, निम्न में से भारत की एक ललित कला कौन सी है? तो कौन सी भारत की ललित कला? कथक, मिट्टी के बर्तन, कथक डांस है तो ये हो जाएगा, ठीक है। और कथक कहाँ का नृत्य है? तो ये उत्तर प्रदेश का है। वहीं अगर बोलते कथकली तो कथकली केरल का हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, डांस के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं, यहाँ पे हम लिखना भूल गए। अगर पूछे भरतनाट्यम, क्या पूछे? भरतनाट्यम, ठीक है, लिख लीजिएगा आप लोग। तो यह हो जाएगा तमिलनाडु का, भरतनाट्यम तमिलनाडु। अगर पूछे कुचिपुड़ी, क्या पूछे? कुचिपुड़ी किस राज्य का है? कुचिपुड़ी शास्त्र नृत्य। तो कुचिपुड़ी जो है पुड़ी, ठीक है, यह आपका आंध्र प्रदेश, कुचिपुड़ी कहाँ का? आंध्र प्रदेश, एपी का। अगर पूछे यक्षगान, क्या पूछे? यक्षगान, ठीक है, यक्षगान। तो यक्षगान कहाँ का है? ये कर्नाटक का है, यक्षगान कर्नाटक, ठीक है। अगर पूछे छऊ नृत्य तो ये झारखंड का है, छऊ नृत्य झारखंड का है, ठीक है। अगर पूछे डांडिया तो डांडिया कहाँ का है? गुजरात का, ठीक है। अगर पूछे गरबा तो गरबा कहाँ का है? गुजरात का। अगर पूछे गिद्धा, गिद्धा कहाँ का है? पंजाब का। गिद्धा डुम लका लका डुम 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 लका डका डुम, जो करता है ना वही वाला गिद्धा, ठीक है, ये कहाँ का है? पंजाब का, ठीक है। अगर पूछे रंगोली तो रंगोली महाराष्ट्र का है, ठीक, रंगोली हो गया और करवा चौथ हो गया। चलिए, तो ये हो गया। और छठ, छठ कहाँ का है? तो बिहार झारखंड और यूपी का छठ है। चलिए, इतना याद है। सत्रिया असम का है, सत्रिया अगर पूछे सत्रिया कहाँ का है? सत्रिया असम का है, ठीक है। चलिए, इतना काफी है। अब आगे देख लेते हैं, इतिहास में जल प्रबंधन की जानकारी कौन सा स्रोत है? तो देखिए, सबसे अच्छा स्रोत है इंस्क्रिप्शन यानी कि अभिलेख, ठीक है। आगे देख लेते हैं 23 नंबर क्वेश्चन, कौन सा पुरातात्विक स्थल गुफाओं के लिए प्रसिद्ध है? ठीक है, तो अजंता की गुफाएं प्रसिद्ध हैं, अजंता की गुफाएं, औरंगा की गुफाएं, ये सॉरी महाराष्ट्र के औरंगाबाद में जिला है, ठीक है, जिला औरंगाबाद महाराष्ट्र। यहीं पे अजंता और एलोरा की गुफाएं हैं, ठीक है, जो कि मौर्य काल में बनाए गए थे, सॉरी गुप्त काल में बनाए गए थे, गुप्त काल में। यहाँ पे बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म और जैन धर्म, तीनों धर्मों का संगम है, ठीक है। आगे देख लेते हैं, संस्कृति, संस्कृति का कौन सा घटक मेलों और त्योहारों को शामिल करता है? ठीक है, मेला और त्योहार को शामिल किसमें किया जाता है? सांस्कृतिक अभिव्यक्ति में, ठीक। तो सांस्कृतिक अभिव्यक्ति हो गया हमारा। अंतिम क्वेश्चन है कि प्राचीन लिपियों का अध्ययन किस भाषा में, सॉरी किस शाखा में किया जाता है? तो प्राचीन लिपियों का जो अध्ययन है प्राचीन लिपि विज्ञान में करते हैं, ठीक। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तो इसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में पेलियोग्राफी, ठीक है, पेलियोग्राफी। हो गया हमारा क्वेश्चन, बस खत्म। अब आराम से सो जाइए, नोट कर रहा है तो नोट कर लीजिएगा। मैं भी सो रहा हूँ। गुड नाइट, जोहार झारखंड।